Organizza Nigeriano che non sa che sa chi moyata dove मैं इसी सत्यना के लिए छेमो अलियंस सेना शांति सिंह ख्याले प्राचीन चीन के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद व्यक्ति थे। उनका जन्म ईसा पूर्व जो उस समय झाओ राज्य की राजधानी थी। यह के पिता क्वीन राज्य के राजकुमार थे जो झाओ में एक राजनीतिक बंधक के रूप में रह रहे थे। नर्तकी थी जिनकी सुंदरता और बुद्धि ने राजकुमार का दिल जीत लिया था। यिंग झेंग का बचपन अनिश्चितता और खतरे से भरा था क्योंकि वो एक बंधक राजकुमार के बेटे थे। में केवल 13 वर्ष की आयु में यिंग झेंग अपने पिता की मृत्यु के बाद क्वीन राज्य के सिंहासन पर बैठे। अपनी शक्ति हो राज्य का वास्तविक नियंत्रण प्रधानमंत्री लू बुवेई के हाथों में था। लू बुवेई एक धनी व्यापारी थे जिन्होंने यंग झेंग पिता को सिंहासन हासिल करने में मदद की थी। अफवाह थी कि लू बुवेई वास्तव में यिंग झेंग के जैविक पिता थे, लेकिन यह कभी साबित नहीं हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति का दावा करना शुरू कर दिया और लू बुवेई के प्रभाव को चुनौती दी। 21 वर्ष की आयु में यिंग झेंग ने पूर्ण शक्ति ग्रहण किए और अपने राज्याभिषेक का आयोजन किया। उन्होंने जल्द ही लू बुवेई को उनके पद से हटा दिया और उन्हें निर्वासित कर दिया, जिससे उनकी अपनी शक्ति मजबूत हुई। यिंग झेंग का मुख्य लक्ष्य चीन के सभी युद्धरत राज्यों को जीतना और उन्हें एक साम्राज्य के तहत एकजुट करना। चीन 7 प्रमुख राज्यों में विभाजित था। अचानक नाम है अपनी शक्तिशाली सेना और कुशल प्रशासन के कारण वह पहले से ही सबसे मजबूत राज्यों में से एक था। यिंग झेंग ने अपने प्रतिभाशाली जनरलों जैसे वांग जियान और मेंग तियान का उपयोग करके विजय के एक क्रूर अभियान की शुरुआत की। जासूसी और सैन्य बल के संयोजन का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंदियों को एक एक करके हराया। का पतन हुआ जो सबसे कमजोर राज्यों में से एक था। इसके बाद ईसा पूर्व यिंग झेंग का बचपन वेई राज्य ने ईसा पूर्व में आत्मसमर्पण कर दिया जब क्वीन सेना ने उनकी राजधानी को बाढ़ में डुबो दिया। सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों में से एक राज्य को हराने में कई साल लग गए, लेकिन अंततः ईसा पूर्व 4 ईस्वी में उस पर भी विजय प्राप्त कर ली गई। यान राज्य का पतन ईसा पूर्व हुआ। ईसा पूर्व कि राज्य ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे चीन का एकीकरण पूरा हुआ। करने के बाद यिंग झेंग ने खुद के लिए क्वीन शी हुआन की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है क्वीन का पहला सम्राट। यह एक नई उपाधि थी जिसे उन्होंने यह दिखाने के लिए बनाया था कि वह पिछले सभी शासकों से श्रेष्ठ है। यह में
उन्होंने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसका उद्देश्य अपने विशाल साम्राज्य को मानकीकृत और केंद्रीकृत करना था। उन्होंने पूरे चीन में एक समान मुद्रा प्रणाली लागू की जिससे व्यापार और वाणिज्य में सुविधा हुई। उन्होंने वजन और माप की इकाइयों को भी मानकीकृत किया जिससे निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित हुआ। शायद सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक लेखन प्रणाली का मानकीकरण था। इससे संचार और प्रशासन में बहुत सुधार हुआ जिससे साम्राज्य को एक साथ रखने में मदद मिली। क्विन शी हुआंग ने एक व्यापक सड़क प्रणाली का निर्माण भी शुरू किया जो राजधानी जियानियांग को साम्राज्य के सभी हिस्सों से जोड़ती थी। इन सड़कों को सीधी सड़कें कहा जाता था और वे सैन्य टुकड़ियों और सामानों की तेजी से आवाजाही की अनुमति देती थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध परियोजनाओं में से एक चीन की महान दीवार का निर्माण था। हालांकि पहले के राज्यों ने अपनी दीवारें बनाई थीं, क्वीन शी हुआंग ने उन्हें जोड़ने और मजबूत करने का आदेश दिया। दीवार का मुख्य उद्देश्य उत्तरी हानपदोश जनजातियों, विशेष रूप से जियानग्नो के हमलों से साम्राज्य की रक्षा करना था। इस विशाल परियोजना के निर्माण में लाखों मजदूरों, सैनिकों और कहा जाता है कि निर्माण के दौरान कठोर परिस्थितियों के कारण हजारों लोग मारे गए। महान दीवार क्वीन शी हुआंग की शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गए, लेकिन यह उनकी क्रूरता का भी प्रतीक थी। क्वीन शी हुआंग एक निरंकुश शासक थे जो किसी भी प्रकार के विरोध को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने कानून बौद्ध नामक एक सख्त कानूनी संहिता लागू की जो कठोर दंड और पुरस्कारों पर आधारित थी। उन्होंने एक कुख्यात घटना को अंजाम दिया जिसे किताबों को जलाना और विद्वानों को दफनाना के नाम से जाना जाता है। अपने प्रधानमंत्री लीसी की सलाह पर उन्होंने आदेश दिया कि क्विन के इतिहास, चिकित्सा, कृषि और भविष्यवाणी के अलावा सभी पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाए। अतीत के विचार, विशेष रूप से कन्फ्यूशियसवाद, उनकी शक्ति के लिए एक कहा जाता है कि उन्होंने 400 से अधिक विद्वानों को जिंदा दफन कर दिया था जिन्होंने उनके आदेश का विरोध किया था। इस घटना ने चीन के बौद्धिक और सांस्कृतिक इतिहास पर एक गहरा घाव छोड़ा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में क्वीन शी हुआंग अमरता प्राप्त करने के प्रतिजिनोनी हो गए। उन्होंने अमरता का अमृत खोजने के लिए पूरे साम्राज्य और उससे भी आगे अभियान भेजे। सबसे प्रसिद्ध अभियान जूफू के नेतृत्व में था जो सैकड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं के साथ समुद्र में गया था। वे कभी वापस के और कुछ लोगों का मानना है कि वे जापान में बस गए। सम्राट ने किमियागरों द्वारा बनाई गई कई अमरता की गोलियों का सेवन किया। विडंबना यह है कि इन गोलियों में अक्सर पारा होता था जो संभवतः बना थी। अमरता की अपनी खोज के समानांतर उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद के जीवन के लिए एक विशाल मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा आज शियान शहर के पास स्थित है और यह अपनी टेराकोटा सेना के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा सेना में हजारों आदमक देजी सैनिक के सैनिक प्रत्येक सैनिक का चेहरा अद्वितीय है और माना जाता है कि वे सम्राट की वास्तविक सेना के सदस्यों पर आधारित है। इस सेना का उद्देश्य सम्राट को मृत्यु के बाद के जीवन में रक्षा करना था। मकबरे का मुख्य टीला अभी तक खोदा नहीं गया है क्योंकि पुरातत्वविद इसे नुकसान पहुंचाने से डरते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मकबरे के अंदर चीन का एक नक्शा है जिसमें पारे की नदियां बहती है। छत को मोतियों से जड़े हुए आकाश के रूप में बनाया गया है। चंद्रमा और सितारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मकबरे को घुसपैठियों से बचाने के लिए स्वचालित क्रॉसबो जैसे जाल से भी लैस किया गया था। ईसा पूर्व में
अपने साम्राज्य के दौरे के दौरान क्वीन शी हुआंग की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को प्रधानमंत्री लीसी और मुख्य हिजरे झाओगाओ ने कुछ समय के लिए गुप्त रखा। वे एक उत्तराधिकार संकट को रोकने और अपनी पसंद के उत्तराधिकारी को स्थापित करने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने सम्राट के शरीर के सड़ने की गंध को छिपाने के लिए उनकी गाड़ी के साथ मछली से भरी गाड़ियां चलवाई। उन्होंने सम्राट के सबसे बड़े बेटे फुसू को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के लिए एक जाली आदेश भेजा। फुसू, जो एक सम्मानित और सक्षम राजकुमार था, के लिए है उनकी शादी थे। जैसे हमारे के छोटे और कमजोर बेटे बुआई को क्वीन एर्शी दूसरा सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। वह चीज जिसे झाओगाओ द्वारा नियंत्रित किया जाता था। क्वीन शी हुआंग की मृत्यु के तुरंत बाद साम्राज्य में व्यापक विद्रोह शुरू हो गए। भारी करों और जबरन श्रम ने लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। जिसे क्वीन शी हुआंग ने हजारों पीढ़ियों तक चलने की उम्मीद की थी, केवल 15 वर्षों तक ही चला। ईसा में क्वीन एर्शी को झाओगाओ द्वारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। इसके तुरंत बाद विद्रोही नेता लियू बैंग ने राजधानी पर कब्जा कर लिया और हान राजवंश की स्थापना। हान राजवंश 400 से अधिक वर्षों तक चला और इसे चीन के स्वर्ण युगों में से एक माना जाता है। क्वीन शी हुआंग की विरासत जटिल और बहुआयामी है। उन्हें एक क्रूर अत्याचारी के रूप में याद किया जाता है जिसने अनगिनत लोगों को सताया और मार डाला। किताबों को जलाने और विद्वानों को दफनाने के उनके कार्य को चीन के इतिहास में एक बर्बर कृत्य के रूप में निंदा की जाती है। हालांकि उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में भी देखा जाता है जिन्होंने चीन को एकजुट किया और एक एकीकृत राष्ट्र की नींव रखी। उनके मानकीकरण सुधारों ने चीन के विकास और स्थिरता के लिए एक स्थायी ढांचा प्रदान किया। चीन का नाम भी क्वीन खी से चिन्ह के रूप में उच्चारित किया जाता है से ही लिया गया है। उनकी हालांकि भारी मानवीय कीमत से नतरमाई गई, चीन की दृढ़ता और पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। उनकी टेराकोटा सेना को 20वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक माना जाता है। यह खोज दुनिया को क्वीन राजवंश की कलात्मक और संगठनात्मक क्षमताओं की एक झलक प्रदान करती है। अंततः क्वीन शी हुआंग एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी विशाल महत्वाकांक्षा ने चीन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक निर्माता और एक विध्वंसक दोनों थे, एक नायक और एक खलनायक, जिनकी कहानी आज भी लोगों को आकर्षित और भयभीत करती है। उन्होंने एक केंद्रीकृत नौकरशाही की स्थापना की जो बाद के राजवंशों के लिए एक मॉडल बन गए। साम्राज्य को 600 कमांडरियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक का प्रशासन एक नियुक्त गवर्नर द्वारा किया जाता था। यह सामंती व्यवस्था के विपरीत था, जहां स्थानीय स्वामी बहुत अधिक शक्ति रखते थे। क्वीन शी हुआंग ने अभिजात वर्ग की शक्ति को कमजोर करने के लिए उन्हें अपनी भूमि से राजधानी में स्थानांतरित कर दिया। राजधानी में से वे सम्राट की सीधी निगरानी में रहते थे, जिससे विद्रोह की संभावना कम हो जाती थी। उन्होंने नहरों का भी निर्माण करवाया, जो चीन की प्रमुख नदी प्रणालियों को जोड़ती थी। इन नहरों ने दक्षिण में आपूर्ति और सैनिकों के परिवहन में सुधार किया, जिससे उस क्षेत्र पर विजय और नियंत्रण में मदद मिली। सम्राट को वास्तुकला का बहुत शौक था और उन्होंने राजधानी जियान्यांग में सैकड़ों महल और मंडप बनवाए। जो किसी राज्य को जीतते थे तो वह उसकी राजधानी के महल की एक प्रतिकृति जियान्यांग में बनवाते थे। और से कोना अपना महल है
इतना विशाल होने की योजना थी कि वह कभी पूरा ही नहीं हो पाया। उनकी क्रूरता के से उनके शासनकाल में कुछ सामाजिक प्रगति भी हुई। इसे सभी लोग सम्राट को छोड़कर समान थे। भूमि का निजी स्वामित्व संभव हो गया, जिससे किसानों को अपनी भूमि खरीदने और बेचने की अनुमति मिली। हालांकि भारी करों और श्रम की मांगों ने अक्सर इन लाभों को नकार दिया। क्वीन शी हुआंग ने अपने पूरे जीवन में कई हत्या के प्रयासों का सामना किया। सबसे प्रसिद्ध प्रयास जिंग के द्वारा किया गया था, जिसे यान के राजकुमार ने भेजा था। जिंग के सम्राट को मारने में विफल रहा और उसे मौके पर ही मार दिया गया। इन अनुभवों ने सम्राट के व्यामोह और अलगाव को और बढ़ा दिया। वो अक्सर गुप्त रूप से यात्रा करते थे और अपने महलों के बीच जुड़े हुए मार्गों से गुजरते थे, ताकि कोई उनकी लोकेशन न जान सके। उनके द्वारा बनाई गई केंद्रीकृत प्रणाली ध्वस्त हो गई, लेकिन उनका विचार जीवित रहा। हान राजवंश ने क्वीन की कई प्रशासनिक संरचनाओं को अपनाया, हालांकि उन्होंने उनके कठोर कानूनों को नरम कर दिया। इस प्रकार क्वीन शी हुआंग ने अनजाने में उस साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक कायम रहा। इतिहास में उनका स्थान हमेशा बहस का विषय रहेगा। क्या वह अत्याचारी था जिसने प्रगति को बाधित किया, या एक दूरदर्शी जिसने चीन को आधुनिकता के रास्ते पर डाला? शायद सच्चाई इन दोनों चरम सीमाओं के बीच कहीं है। उनकी कहानी में शक्ति, महत्वाकांक्षा और मानवता की कीमत के बारे में एक शक्तिशाली सबक सिखाती है। क्वीन शी हुआंग ने अपने साम्राज्य को एकजुट करने के लिए लोहे की मुट्ठी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने विरोधियों को कुचलने में कोई दया नहीं दिखाई। उनकी सेना अपने समय की सबसे उन्नत और अनुशासित सेना थी। उन्होंने जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया। उनकी विजय अभियानों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मृत्यु हुई। एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि कोई भी उन्हें चुनौती न दे सके। उन्होंने निजी हथियारों को जब्त कर लिया और उन्हें पिघलाकर विशाल मूर्तियां बनवाई। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था जो दर्शाता था कि केवल राज्य को ही हिंसा का उपयोग करने का अधिकार है। उनकी कानूनी व्यवस्था ने सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर काम किया। यदि एक व्यक्ति ने अपराध किया तो उसके परिवार और पड़ोसियों को भी दंडित किया जा सकता था। इसने लोगों को एक दूसरे पर नजर रखने और अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्वीन शी हुआंग ने खुद को एक दिव्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। उन्होंने पवित्र पहाड़ों पर अनुष्ठान किए और स्वर्ग से सीधे जनादेश का दावा किया। उनकी अमरता की खोज भी उनकी खुद की दिव्यता में उनके विश्वास का एक विस्तार थी। वह मानते थे कि वह इतने महत्वपूर्ण है कि उन्हें मरना नहीं चाहिए। उनकी टेराकोटा सेना का निर्माण एक अभूतपूर्व उपक्रम था। सैनिकों को भट्टों में पकाया गया और फिर चमकीले रंगों से रंगा गया। समय के साथ अधिकांश पेंट हो गया है, लेकिन कुछ अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। मकबरे के परिसर में टेराकोटा संगीतकार, कलाबाज और अधिकारी भी शामिल हैं। यह सम्राट के लिए एक संपूर्ण भूमिगत साम्राज्य बनाने का एक प्रयास था। क्वीन शी हुआंग का प्रभाव आज भी चीन में महसूस किया जा सकता है। एक एकीकृत राष्ट्र और एक मजबूत केंद्रीय सरकार का उनका विचार चीनी राजनीति का एक मुख्य सिद्धांत बना हुआ है। हालांकि उनके तरीकों की अक्सर आलोचना की जाती है, लेकिन उनके अंतिम लक्ष्य एक एकीकृत और स्थिर चीन की प्रशंसा की जाती है। वह इतिहास की एक विशाल काय हस्ती है, जिनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी कहानी चेतावनी के रूप में भी काम करती है कि पूर्ण शक्ति कैसे भ्रष्ट कर सकती है। क्वीन शी हुआंग ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आग और मिट्टी दोनों से बनी है। उनकी विजयों ने युद्धरत राज्यों के युग का अंत कर दिया, जो सदियों के संघर्ष का काल था। उन्होंने जो शांति
वीर से हुआ हियो टेनिस से वोएगा नया अल्पकालिक थी, लेकिन एकीकरण का विचार सही था। उनकी सड़क प्रणाली ने न केवल सेना की मदद की बल्कि आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा दिया। मानकीकृत धुरी की चौड़ाई ने यह सुनिश्चित किया कि सभी गाड़ियां सड़कों पर आसानी से चल सके। महान दीवार का निर्माण एक रक्षात्मक उपाय से कहीं बढ़कर था, यह एक मनोवैज्ञानिक बाधा भी थी। इसने सभ्य चीन और बर्बर बाहरी दुनिया के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची। क्वीन शी हुआंग का अपने लोगों पर नियंत्रण लगभग पूर्ण था। उनकी खुफिया एजेंसी हर जगह मौजूद थी, जो असंतोष के किसी भी संकेत की तलाश में रहती थी। उनकी मृत्यु के बाद हुए विद्रोहों की तीव्रता उनके शासनकाल के दौरान हुए दमन का एक प्रमाण है। सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था। यह चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। क्वीन राजवंश का पतन एक चेतावनी है कि केवल बल के आधार पर बनाया गया साम्राज्य टिक नहीं सकता। के बिना चीन का इतिहास बहुत अलग होता। वह एक आवश्यक बुराई ही हो सकते हैं, एक क्रूर शक्ति जिसने एक नए युग को जन्म देने के लिए पुराने को नष्ट कर दिया। उनकी कहानी आज भी दुनिया भर के नेताओं और विचारकों के लिए आकर्षण का स्रोत बनी हुई है। क्वीन शी हुआंग ने चीन को भौतिक दीवारों और वैचारिक नींव दोनों से एकजुट किया।